Hello students, good morning. Welcome to Veena Pani online classes. How are you all? I hope you all are very well and enjoying our online classes. बच्चों आज हम लोग के सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। उसके बचे हुए पोर्शन को आज हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है? तो जो उसका बचा हुआ पोर्शन है वो स्पेसिफिक रूप से इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड है। बेटा वो किससे रिलेटेड है? वो जो पोर्शन है लास्ट बचा हुआ वो इंडिगो कल्टीवेशन पर है, ठीक है? हम लोग इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो का मतलब बेटा नील, ठीक है? नील की खेती से रिलेटेड चीजों को आज समझेंगे कि क्या क्या कंडीशंस थी उस समय, क्या है इंडिगो कल्टीवेशन और क्यों हिस्ट्री में आप लोग इसको पढ़ रहे हैं। नील की खेती के सिस्टम्स को आप क्यों पढ़ रहे हैं, इसको आप लोग आज समझेंगे, ठीक है? इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से चैप्टर की चीजों को रिवाइज कराना चाहूंगा। जैसे सबसे पहली जो चीज थी बेटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है और जब एस्टेब्लिशमेंट उसका हो जाता है, जब वो स्थापित हो जाती है भारत में, तो उसने अपने जो अभी तक उसका जो मोटो था उपनिवेशवाद, मतलब कि वहां पर जा करके वहां पर उसका वहां के क्षेत्रफल पर उसका कब्जा हो, उस कंट्री में उसका कब्जा हो, वहां की सारी चीजों पर उसका अधिकार हो, कुछ इस तरह की उसकी थीम थी। भारत में सफल भी हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आगे चलकर के बेटा क्या होता है कि वो भारतीय जो किसान होते हैं तरह-तरह के टैक्सेस से, क्योंकि जब 1757 की बैटल में जब सिराजुद्दौला की हार होती है बंगाल में और फिर 1764 बक्सर के युद्ध से, इन दोनों की बैटल से 1757 और 1764 इन बैटल से क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो भारत में मजबूत हो जाती है और पॉलिटिकल रूप से भारत में काफी समर्थ हो जाती है। उसके बाद होता क्या है बेटा कि जो भारतीय किसान, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो आपको आपके बात ऐसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उसके अधिकारी होते थे वो एक तरह से नौकरी करने के लिए वहां इंग्लैंड से भारत भेजे जाते थे, ठीक है? वो एक तरह से गवर्नमेंट यहाँ पर एक सरकारी जॉब से आते थे, उनको बकायदा सैलरी मिलती थी, ठीक है? उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिलती थी, जो जिस पोस्ट पर होते थे उन्हें उस तरह की सैलरी वहां से ब्रिटेन सरकार उनको देती थी। तो जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब एस्टैब्लिश हो गई तो उसकी जो जरूरतें थी उनको पूरा करने के लिए क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ही लोगों से फसल और भारत के लोगों की फसलों और उनकी कृषि, जो हमारे कृषक किसान थे, इन्हीं से अपनी जरूरतों को पूरा करना उन्होंने शुरू कर लिया। और जब ये जरूरतें पूरी ना होने पाई तो उन लोगों ने क्या किया कि टैक्सेस जो भारत में था उसको और अधिक बढ़ा दिया। टैक्सेस को लोग बढ़ाते गए और फिर उनकी टैक्सेस बढ़ाने की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम की आती थी बेटा वो ये थी कि वो लोग उस समय की कंडीशंस नहीं देखते थे। मैंने आप लोग को बताया, मान लीजिए जैसे उस साल खेती हुई हो या ना हुई हो लेकिन उन्हें उनका टैक्स देना पड़ता था। तो हम टोटल 4 तरह की सिस्टम्स को जानते थे, जिन सिस्टम्स के अंतर्गत किसान अपने ऋण को चुकाते थे वो 4 सिस्टम्स थे। जिसमें पहला जो सिस्टम था बेटा उसको हम लोगों ने कहा था इजारेदारी। उसको हम लोगों ने उसको क्या कहा जाता है? इजारेदारी सिस्टम। इजारेदारी सिस्टम को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में चालू किया। इजारेदारी प्रथा को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने चालू किया। इस प्रथा को नॉर्मल वे में समझ लीजिए। देखिए इजारेदारी प्रथा में होता क्या था कि पूरे जो लैंड होता था उसके लिए बोली लगती थी, जमीन के लिए बोली लगती थी। कोई एक आदमी उस बोली में सफल होता था, उसको ठेकेदार की तरफ समझ लीजिए। फिर वो क्या करता था कि उस लैंड के बारे में वो उस तरह से उसका मालिक हो जाता था। फिर वो किसान से टैक्स लेता था और फिर उस टैक्स को क्या करता था ब्रिटिश राज तक पहुंचाता था। वो 5 साल के लिए जो बोली लगा करके उसको जीता था उसे 5 साल तक के लिए उस लैंड का मालिक बनाया जाता था। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग्स को लगा कि इसने कई सारी खामियां, क्योंकि वो 5 साल में अपनी झोली खुद भरने लगता था, बहुत यदि वो अपने आप को सफल हो जाता था, तो फिर इस सिस्टम को बदला गया, ठीक है? और इस सिस्टम में बदलाव ये हुआ कि जस्ट इसके 5 साल बाद मतलब 1777 में क्या हुआ कि जो 5 साल तक के लिए अभी तक ठेकेदार नियुक्त होता था उसको 1 ईयर के लिए उसको कर दिया गया। अब उसको 1 ईयर के लिए कहा गया नहीं, अब तुम 1 ईयर के लिए ही जमींदार रहो, मतलब 1 ईयर के लिए बोली लगेगी, ठीक है? लेकिन फिर भी इससे सिस्टम की खामियां दूर नहीं हुई, क्योंकि उनका पर्सनल खुद पेट भरता था और किसानों से दुगुना वसूलते थे, अपने पास रखते थे, फिर अपने पास से ब्रिटिश राज तक पहुंचाते थे।
उसके बाद क्या होता है बेटा, 1793 में एक परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड चालू होता है। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड में क्या होता है कि जमीन पर एक स्थायी टैक्स, परमानेंट का मतलब होता है बेटा स्थायी, तो एक फिक्स अमाउंट जो है वो एक फिक्स रेवेन्यू जो है एक लैंड के लिए वो फिक्स कर दिया जाता था। ये था परमानेंट सेटलमेंट में। ये परमानेंट सेटलमेंट 1793 में चालू हुआ और ये सबसे पहले बंगाल में शुरू हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया। आप लोग पढ़ चुके हैं, बस इसको मैं जल्दी से आप लोग एक बार रिवाइज करा रहा हूं। तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि एक जमींदार होता था, जमींदार के पास किसान अपनी जो भी आय होती थी उसको देते थे। इसको ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपके पास 100% खेती हो रही है तो 89% जो था ब्रिटिश राज को देना पड़ता था, 89% जो फसल होती थी वो ब्रिटिश राज को, और बाकी का जो 11% था वो जमींदार अपने पास रखता था। तो इस तरह से इस सिस्टम की भी खामियां बहुत अधिक थी, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक जो पिसता था वो बेटा किसान था, ठीक है। तीसरी जो आप लोग करो प्रथा थी, तीसरी जो सिस्टम थी उसको मैं आपसे कहा था कि रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था आप इसको समझ लीजिए। थॉमस मुनरो कि जो कि मद्रास का गवर्नर था और ये 1820 से 1827 के बीच में मद्रास का गवर्नर था। इसने रैयतवाड़ी प्रथा चालू की, जिसका अर्थ होता है रैयत का मतलब होता था बेटा किसान और वाड़ी का मतलब होता था बंदोबस्त। तो रैयतवाड़ी में क्या था कि किसान अब देखिए इनके सिस्टम की खामी को जब अंग्रेजों को पता चला कि नहीं हमें किसानों से जो टैक्स डायरेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इनके लिए इसमें जमींदार आकर के अपना पेट भर रहे हैं, जमींदार ज्यादा फायदेमंद है, वो अपने आप वसूली करके अपने पेट को भर रहे हैं और फिर किसान का दोहन अत्यधिक हो रहा है। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी सिस्टम चालू किया और इस सिस्टम में क्या था बेटा कि किसान अब सीधे डायरेक्ट अपना जो कर होता था, अपना जो टैक्स था वो ब्रिटिश राज तक को देता था, ब्रिटिश को देता था, ठीक है, ब्रिटिशर्स को अपना टैक्स डायरेक्ट देता था, ठीक है। उसके बाद जो चौथा सिस्टम था बेटा वो था महलवाड़ी सिस्टम। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में सारी चीजों को समझा है, लेकिन एक बार फिर से बस रिवाइज करा रहे हैं हम। महलवाड़ी सिस्टम जिसको मैकेंजी ने चालू किया था, और इस सिस्टम की जो सबसे खास बात है बेटा 1822 में इस सिस्टम की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें अब पूरे एक कस्बे को, मान लीजिए कोई गांव है, उस गांव में एक आदमी को वहां का प्रधान नियुक्त कर दिया जाता था जो पूरे गांव के टैक्स को लेता था और फिर वो कंपनी तक पहुंचाता था, ठीक है। वो क्या करता था, महलवाड़ी प्रथा में क्या थी कि पूरे गांव पूरे कस्बे का ही टैक्स होता था, उसमें कोई एक आदमी होता था जिसको अंग्रेज नियुक्त करते थे प्रधान की तरह, वो उस पूरे गांव का टैक्स लेता था और फिर वो कंपनी तक पहुंचाता था। तो ये टैक्सेस लेने के तरीके थे बेटे, और इन टैक्सेस लेने के तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में चल रही थी, इन्हीं टैक्सेस के बल पर चल रही थी। उसके बाद होता क्या है इसको समझिए। फिर जस्ट उसके बाद भारत में हमने कहा से याद आपका टॉपिक वो है इंडिगो कल्टीवेशन, नीम की खेती से, ठीक है। तो आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं क्या था इसमें। आपने भी जो 4 सिस्टम्स देखे बेटा, इसमें क्या था कि भारत में टैक्सेस लेने के तरीके थे, ईस्ट इंडिया अपने टाइम टू टाइम अपने तरीकों में बदलाव करके टैक्सेस ले रही थी। इंडिगो कल्टीवेशन में बेटा मतलब है नीम की खेती। अब आइए समझते हैं इसमें क्या है। देखिए भारत में नीम की जो पैदावार थी, एक छोटा सा मैं सबसे पहले आपको आंकड़ा बताऊंगा, फिर उस आंकड़े के बाद आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। 1788 में ब्रिटेन में जो नीम यहां से बेटा जाती थी वो थी 30%। जो भारत की खेती से बाकी चीजें ब्रिटेन में जाती थी उसमें जो नीम का परसेंटेज था, जो नीम मतलब इंडिगो का जो भाग था वो था 30%, ठीक। लेकिन 1810 में भारत से जो खेती की चीजें ब्रिटेन जाती थी उसमें नीम का परसेंटेज बढ़ के हो गया था बेटा 95%। अब समझिए इस बात को, 1788 से लेकर 1810 तक इन 22 सालों में नीम की खेती 30 से सीधे 95% हो गई। तो कैसे हुई और क्या थी ये नीम की खेती, समझिए इसको। देखिए नीम जो था भारत में अब से नहीं, प्राचीन काल से, अब आप लोग हो सकते हैं शायद नीम की खेती न देखे हो, लेकिन अभी भी भारत के कई इलाकों में, मध्य प्रदेश वगैरह में नीम की खेती बहुत ही अच्छे से हो रही है। तो नीम जो था वो भारत में पहले बहुत अधिक था, ठीक है, नीम की खेती बहुत ही अच्छे चरण पर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देखा कि उसको चावल, धान, गेहूं इन सब चीजों से जब उसको फायदा नहीं हो रहा है,
प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इससे उनका पेट तो भर रहा है लेकिन इनसे उनको इकोनॉमिकल तरीके से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया बेटा कि भारत में नील की खेती को बढ़ावा दिया। नील की खेती का बढ़ावा देने का जो कारण था बेटा एकदम सिंपल सा था, क्योंकि जो नील की खेती होती थी इसका जो प्रयोग था पूरी दुनिया में सबसे अधिक नील की पैदावार उस समय भारत में होती थी। नील से यहाँ से नील को कच्चे माल के रूप में ब्रिटेन ले जाया जाता था और वहां पर फिर छपाई प्रेस में इसका प्रयोग किया जाता था। नील का प्रयोग किसमें किया जाता था? प्रेस में। भारत से भारतीय किसानों से बहुत ही सस्ते दामों पर वो नील को लेते थे, खरीदते थे और फिर उसे ब्रिटेन में बेचते थे, ब्रिटेन से बाकी देशों में उसे वो बेचते थे और फिर उन्हीं से मोटी रकम वो कमाते थे। और जो चीजें हैं बेटा नील की खेती के लिए समझते रहिए आप लोग। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसका जो मोटो था कि भारत में वो व्यापार करे, पर नील की खेती ने उसके अधिकारियों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित किया, क्योंकि नील की खेती में पूरे बागान को खरीद लेते थे वो और उस पूरे में नील की खेती। आखिर आप एक बात छोटा सा समझ लीजिए, इससे अंदाजा थोड़ा लगा पाएंगे कितनी इंपॉर्टेंट थी नील की खेती। आप ये जो रेशियो देख रहे हैं बढ़ने का बेटा, इस रेशियो से समझ लीजिए कि 22 सालों में जो नील की खेती 95% तक बढ़ गई थी। उसका रीजन ये था कि नील की खेती की मांग बहुत अधिक होने लगी थी, नील की बहुत अधिक मांग होने लगी थी। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि जब नील इतना अधिक फायदेमंद है, नील फायदेमंद सिर्फ इकोनॉमिकल रूप से था बेटा, आर्थिक रूप से जो नील था वो बहुत फायदेमंद था। तो उन लोगों ने फिर भारतीय किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए वो लोग भारतीय किसानों को प्रेशराइज करने लगे। वो लोग नील की खेती भारतीय किसानों से जबरदस्ती कराने लगे, क्योंकि नील की खेती से ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बहुत अधिक फायदा होता था। दूसरी चीज आप समझ लीजिए कि खेती इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे उनमें से कई अधिकारियों ने अपनी नौकरी छोड़ करके उन लोगों ने नील की खेती करने के लिए बागान खरीद लिए और फिर वहां पर नील की खेती करने लगे, क्योंकि नील की खेती से जो प्रॉफिट होता था वो बहुत अधिक होता था कंपनी को, ठीक है। लेकिन भारतीय किसान जो थे वो नील की खेती करने से कतराते थे। किसी कुछ रीजन समझ लीजिए बेटा कि भारतीय किसान क्यों नहीं चाहते थे कि वो नील की खेती उन्हें करना पड़े। जो सबसे पहला रीजन था बेटा, जो नील की खेती का टाइम होता था उस समय भारत में उसी टाइम पे धान की भी खेती होती थी। तो नील की खेती जब होती थी तो इसकी पैदावार को अच्छा करने के लिए इसके जो बीज होते थे उसको जमीन में काफी अंदर तक गाड़ा जाता था। ड्रिल मशीन भी इसमें यूज होती थी बेटा। तो जमीन में काफी अंदर तक होता था कि उसके बीजों को रोपा जाता था, और जिसकी वजह से जिस जमीन पर नील की खेती हो जाती थी 1-2 साल, वहां पर धान की फसल उसके बाद कभी हो नहीं पाती थी, वहां पर धान की पैदावार नहीं होती थी। तो इसलिए भी किसान इससे कतराते थे। पहला रीजन था कि जिस स्थान पर नील की खेती हो जाती थी वहां पर धान की खेती नहीं कर पाते थे, वहां पर कोई भी धान की खेती क्या कोई भी और फसल वहां पर नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो मिट्टी एक तरह से खराब हो चुकी होती थी। दूसरा जो पॉइंट है बेटा कि नील की खेती करने के लिए किसानों को कंपनी खुद ऋण देती थी। ऋण का मतलब बेटा कर्जा, डेब्ट देती थी कि लो हम कर्ज दे रहे हैं, इस कर्ज से नील की खेती करो। किसान नील की खेती करता था, मान लीजिए उसने कंपनी से कर्जा लिया, उसने नील की खेती करना शुरू किया, लेकिन जब वो फसल बेचता था तो वो ऋण चुकाता था, फिर ऋण लेता था, जिससे लगातार प्रोसेस में वो बंधा रहता था। मतलब ऋण से कभी उसको छुट्टी नहीं मिलती थी, कभी भी वो उधारी से, डेब्ट से कभी वो बाहर ही नहीं निकल पाता था, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बेटा कि नील की खेती में उसको जो फायदा होता था, आर्थिक रूप से भारतीय किसानों को नील की खेती में कोई भी फायदा नहीं होता था, क्योंकि कंपनी बिचौलियों के रूप में उनसे खरीदती थी, और जो बीच में होता था वो भी किसानों से फायदा उठाता था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी किसानों से फायदा उठाती थी। बिचौलिए इनसे कम दामों पर लेते थे, उसको ऊंचे दामों पर बेचते थे, तो जिससे जो बीच में होता था वो सबसे कम दामों पर किसानों से नील की खेती के लिए लेता था। इसकी वजह से भारतीय किसानों को बहुत अधिक दिक्कत होने लगी। तो नील की जो खेती थी भारत में, आप इसको समझ लीजिए कि भारतीय किसानों को इसने इकोनॉमिकल रूप से बहुत ही अधिक विवश किया, बहुत ही अधिक इसने प्रेशराइज किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जानबूझ करके किसानों को नील की खेती करने के लिए बार-बार प्रेशराइज किया, ठीक है। वो चाहते थे कि भारत में सिर्फ और सिर्फ नील की खेती हो, क्योंकि नील की खेती से उनको फायदा होता था। और भारतीय जो किसान थे, आप समझते हैं कि आपको अच्छे से पता है कि भारत एक कृषि प्रधान है, और यहाँ पर धान, गेहूं, इन सारी फसलों की बहुत ही अच्छी पैदावार होती है। इसलिए भारतीय किसान इससे कतराते थे, क्योंकि उन्हें यही सब प्रॉब्लम्स नील की खेती को करने में फेस होती थी,
ठीक है बेटा, लेकिन कंपनी अपने पर्सनल फायदे के लिए जबरदस्ती नील की खेती करवाती थी, जिसकी वजह से आगे चल करके ये एक विद्रोह में बेटा ये जो नील की खेती का जो सिस्टम था भारतीय किसानों के द्वारा एक विद्रोह के रूप में बदल जाता है। विद्रोह का मतलब बेटा 1859 में, इसको समझ लीजिए आप, 1859 में बंगाल के नादिया जिले 1859 में बंगाल के नादिया जिले में दो किसान नेता थे, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। विष्णु विश्वास और दूसरे दिगंबर विश्वास। 1859 में ये सारे जो चीजें थी बेटा, इसने भारतीय किसानों को सबसे अधिक क्या किया कि आक्रोशित किया, क्योंकि मैंने आप लोग को चीजों को समझाने की कोशिश की, आप समझ भी गए होंगे कि नील की खेती भारतीय किसानों के लिए डायरेक्ट कोई फायदे की खेती नहीं थी, इससे फायदा तो कंपनी को होता था और कंपनी जानबूझ करके अपने पर्सनल फायदे के लिए भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाना चाहती थी। इससे भारतीय किसानों में एक जबरदस्त गुस्सा व्यक्त हुआ और इसी गुस्से को लेकर के बंगाल में 1859 में वहां के दो स्थानीय किसान नेता विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने वहां के किसानों को, बंगाल के नादिया जिले के किसानों को अपने में मिला करके एक विद्रोह कर दिया कि हम मर जाएंगे पर नील की खेती नहीं करेंगे। आप इस बात को बस इतना समझ लीजिए कि भारतीय किसानों ने उस समय कैसा आंदोलन किया। हम 1857 की जो भारत में क्रांति हुई बेटा ये असफल हो गई थी, लेकिन नील की क्रांति जो भारत में हुई वो सफल हुई। अंग्रेजों को घुटने पर ला करके इस किसान आंदोलन ने अंग्रेजों को घुटनों पर आने के लिए विवश कर दिया। रीजन ये था बेटा कि भारतीय किसानों का जो पूरा समूह था एकदम इकट्ठा हो गया और उसने कहा कि हम मर जाएंगे पर नील की खेती नहीं करेंगे, और इसको सबसे पहले जो बल मिला वो बंगाल में मिला। बंगाल में आगे चल करके बेटा ये आंदोलन इतना तेज हो गया, इन दोनों की अगुवाई में शुरू हुआ और उसके बाद किसानों तक फैलते फैलते आंदोलन इतना तेज हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बंगाल के इस पोर्शन में नील की खेती को करने के लिए बंद ही करना पड़ा। ठीक है, वहां से चार्टर तक पारित हुआ कि ठीक है हम नील की खेती नहीं करवाएंगे। तो बंगाल में इनके आंदोलन को इतनी तेज गति से सफलता मिली कि जो बड़े बड़े आंदोलन भारत में असफल हुए थे उन सारे आंदोलन को अगर हटा दिया जाए तो नील का जो आंदोलन था वो पूरी तरह से सफल था और अंग्रेजों को बंगाल में नील की खेती करने से वहां से बाहर भागना पड़ा। लेकिन बेटा जब वो बंगाल से अलग हुए तो उन्होंने बिहार की तरफ रुख किया और बिहार के किसानों को नील की खेती के लिए तरह तरह के प्रलोभन देकर के बिहार में भी नील की खेती शुरुआत की। बिहार में जब नील की खेती शुरुआत हुई तो 1859 से लेकर के 1917 के बीच तक नील की खेती हुई। 1978 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 1970 में बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के द्वारा नील विद्रोह किया जाता है, नील की खेती के विरोध में विद्रोह होता है। ठीक है, और उन्हें बिहार के एक किसान के द्वारा आमंत्रित किया जाता है कि आप बिहार में आइए और यहाँ पर आकर के हमारी मदद करिए। तो बंगाल से वो अंग्रेज फिर बिहार की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, बिहार में नील की खेती पर बल देने लगते हैं, लेकिन वहां पर भी 1970 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण जिले में विद्रोह होता है, विरोध किया जाता है। तो बेसिकली बेटा आप लोगों ने समझा कि भारत में नील की खेती कैसे होती थी और क्या कंडीशन थे और कौन कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से भारतीय किसानों को इससे विद्रोह करना पड़ा। नील की खेती के बेटा दो सिस्टम थे, जिसमें पहला था नील सिस्टम और दूसरा रैयत सिस्टम। नील सिस्टम और रैयत सिस्टम। नील सिस्टम में बेटा होता था बगान मालिक खुद अपनी फसल को देखता था और वो मजदूर के रूप में किसान उसके पास आते थे, वो खेती करते थे और वो फिर बगान मालिक को देते थे। ठीक है, दूसरा था बेटा रैयत सिस्टम। रैयत सिस्टम में क्या था कि वहां पर एक स्पेसिफिक लैंड के लिए जमींदारों को क्या होता था कि डेप्ट मिलता था और उसके 25% लैंड पर 25% भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। लेकिन जो कर्जों का चक्र था वो कंटिन्यूअस आगे बढ़ता था, इससे भारतीय किसानों को कर्जों से भारतीय किसानों को छुट्टी नहीं मिलती थी। तो टोटली कहा जा सकता है ओवरऑल बेटा कि नील की जो खेती थी वो भारतीय किसानों के लिए पूरी तरह से एक घाटे का सौदा था, जिसकी वजह से भारतीय किसानों ने इसका विद्रोह किया और इस विद्रोह में वो सफल भी हुए। तो आज इस चैप्टर को ओवरऑल हम खत्म करेंगे तो कहेंगे कि भारत के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन शुरू किया और जब कंपनी मजबूत हुई तो उसके जो नीतियां थी, उसकी जो पॉलिसीज थी, उससे एक भारत में जो सबसे पहले जो वर्ग प्रभावित हुआ वो था बेटा भारतीय
क्योंकि अभी आपने पिछले कुछ समय पहले देखा था कि जो तरह-तरह के टैक्सेस होते थे, इससे सबसे अधिक नुकसान भारतीय किसानों को हुआ। अंग्रेजों की नीतियों, अंग्रेजों की पॉलिसी से भारतीय किसानों को दिक्कतें हुई और फिर ये दिक्कतें भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति तक बनी रही। ठीक है बेटा, इनमें से कुछ दिक्कतों को आंदोलन के द्वारा सही किया गया, जैसे बंगाल में नील की खेती से मुक्ति जरूर मिली, पर बिहार में वो शिफ्ट हो गए। फिर बिहार में महात्मा गांधी की अगुवाई में विद्रोह आंदोलन होता है, फिर यहाँ से बिहार के किसानों को भी मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा होगा कि कंपनी सारे रूल, सारी चीजों को अलग कर देती थी, दरकिनार करके। जहां उसे फायदा होता था, जिस चीज में उसे फायदा महसूस होता था, सिर्फ उसी चीज को चाहती थी। और यही रीजन था कि नील की खेती भारतीय किसानों के लिए फायदेमंद तो नहीं थी, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत अधिक फायदेमंद थी, इसलिए वो जबरदस्ती नील की खेती भारतीय किसानों से करवाते थे। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। आगे की जो चीजें होंगे हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ते रहिए। धन्यवाद।